तो दोस्तों जैसा कि यार कल आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। तो आज आपके लिए हम लेके आ चुके 30 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि यार पेपर में बार बार पूछे जाने वाले, ठीक है। जिनको कल का 4 मार्च का फिजिक्स का पेपर देना है, अगर यार वो इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेता है तो पेपर में जितने 5-6 बहुविकल्पी आते हैं ना, वो सब इससे फंसेंगे, ठीक है। सब के सब इसी से फंसेंगे क्योंकि ये जितने प्रश्न हमने पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढ कर लिए और एक एक प्रश्न कल के पेपर में टकराएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है यार, एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। आप खुद कहना आगे, कमेंट करना आगे कल जब पेपर दिखाया आपको, ठीक है। तो आप कहना कि हाँ भैया आपने बहुविकल्पी कराए थे और आए थे, ठीक है। तो एक एक को आपको तैयार जरूर करना है। तो चलो बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के 30 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो यार अगर चैनल पर भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न कहता है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और फिर है आपका कौन सा न्यूटन पर कूलाम, फिर है न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, ये वाला ऑप्शन से होगा पहला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही आपसे देखो, यही आपसे हम पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो उसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर एप्सिलॉन नॉट का पूछे तो इसका जस्ट उल्टा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर एग्जाम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछ ले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि यहां से अगर इसका मात्रक ये तो इसको उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 और इक्वल टू कूलाम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो यही हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए कह रहा है कंफ्यूज कभी भी ना होना, पहला ऑप्शन सही है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर तैयार कर लेना। ये बहुत पूछा जाता है कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए, ठीक है। आपको एक 24 ओम का पूरा तार दिया गया है, प्रतिरोध का तार दिया गया, उसे आपको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ना है और दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज तो जानते हो ना, समबाहु त्रिभुज का ये मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो सिंपल देख सकते हो हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के रूप में इसे मोड़ा। आप देखो 24 ओम प्रतिरोध का तार है, तो जब समबाहु त्रिभुज में मुड़ेगा अर्थात उसकी भुजाएं बराबर होंगी, तो 3 आपको बराबर भुजाओं में उसे बांटना होगा। तो हमने 8 ओम का प्रतिरोध इस भुजा को दे दिया, 8 ओम का प्रतिरोध इस भुजा को और 8 ओम का प्रतिरोध इस भुजा को। आप क्या करना है, आपको किन्हीं दो किनारों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लो हमें BC के बीच में ज्ञात करना है, ठीक है। BC के बीच में ज्ञात करना, तो सबसे पहले ये 8 ओम और ये 8 ओम आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, जिससे 8 और 8 मिला के 16 आ जाएगा। फिर ये जो 16 ओम आएगा इन दोनों का, और ये 8 ओम, 16 ओम और 8 ओम क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, जिससे यहाँ पे नीचे सॉल्व करोगे तो आपका 1/r इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8 सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू 16/3 ओम आएगा। अर्थात चौथा ऑप्शन आपका से हो जाएगा 16/3 ओम, ठीक है। देख सकते हो खुद इसी टाइप के भैया जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपको कल के पेपर मिलेंगे, चाहे देख लेना, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F/Q। E इक्वल टू क्या होता है F/Q, और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है बल और Q क्या है आपका आवेश। तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। देख लो ध्यान से, E का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो E का क्या हो जाएगा न्यूटन बटे में कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ। वैद्युत फ्लक्स φE, वैद्युत फ्लक्स φE का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर है वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला आपको बलाघूर्ण बताना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू, देखो टाउ इक्वल टू, टाउ को कहते हैं बलाघूर्ण, तो टाउ इक्वल टू फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जब क्रॉस हटता है तो PE साइन थीटा हो जाता है। तो सिंपल इसी टाइप से E वेक्टर और P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बलाघूर्ण पूछा तो वो क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है वैद्युत विभव का मात्रक बताइए। तो वैद्युत विभव आपका V होता है और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q, जहाँ W कार्य होता है जिसका मात्रक जूल और Q जहाँ पे आवेश होता है जिसका मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होता है वैद्युत विभव का मात्रक, पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो नीचे सबसे 7वां प्रश्न है
एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, बताओ। 4 ऑप्शन है। तो देखो बल का फॉर्मूला सबको पता होगा, F = 1/4πε0। क्या फॉर्मूला होता है, F = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो आप बल ये किस पर निर्भर करेगा, बल जो होगा इस टाइप से ही तो है, 1/r²। तो जो ऑप्शन हो लगा दो, सिंपल। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा लगा दो। देख लो यही फॉर्मूला होता है ना, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण बल जो होता है। ठीक है, F = ये होता है, तो F जिसके होगा वही आपको लगा देना, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आप चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर तक प्रश्न हो गया। आप देखते अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखो भैया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। V समानुपाती होगा 1/r के, V समानुपाती होगा R के, V समानुपाती होगा 1/r² के, और V R पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा था, V R पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा, V R पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, V = होता है E × दूरी R। ठीक है, अब जब E 0 होगा तो V भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात V R पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई, I का मान बताओ। देखो यहाँ से आपको 4 एम्पियर धारा दिखाई गई, यहाँ से 2 एम्पियर धारा दिखाई गई, यहाँ से 6 एम्पियर धारा दिखाई गई, यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर और यहाँ से 1.3। आपको इस I एम्पियर धारा का मान बताना था। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से समझोगे। देखो इधर से 4 एम्पियर धारा आई, इधर से 2 एम्पियर, तो 4 और 2 मिला के हो गई 6 एम्पियर। आप जब 6 एम्पियर में 5 एम्पियर हो गई, इधर 6 एम्पियर में 5 एम्पियर इधर हो गई, 1 एम्पियर इधर हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भी। 5 एम्पियर धारा यहाँ आई, 1.3 एम्पियर इधर चली गई, तो इधर कितनी बचेगी। देखो 5 एम्पियर इधर आई यहाँ से, और 1 एम्पियर वहाँ गई, तो 6 पूरी तो वैसे भी हो गई। 5 इधर आई, 1.3 इधर चली गई, तो इधर कितनी बचेगी। सिंपल 5 से 1.3 घटा देंगे, 5.0 माइनस 1.3। ठीक है, अब देखो 5 से 1.3 घटा दो, आ जाएगा 10 में 3 गया 7, 4 में 1 गया 3, तो 3.7 एम्पियर। तो I एम्पियर का मान क्या आ जाएगा, 3.7 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको शायद कल के पेपर में दिख भी सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा इतनी हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता बताओ। देखो आपको 5 वोल्ट क्या दिया गया, विद्युत वाहक बल, अर्थात E की वैल्यू दी गई 5 वोल्ट। फिर कहा गया आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R = 2 ओम। ठीक है, फिर क्या कहा गया, आपको बैटरी प्रतिरोध से, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, परिपथ में धारा I = इतना हो, तो आपको क्या बताना है, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता V का फॉर्मूला लगा दो, E + IR, जहाँ V टर्मिनल वोल्टता है। E का मान कितना आ जाएगा, 5, प्लस I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है भैया 0.4, R की वैल्यू कितनी भैया, R की वैल्यू है 2, तो सिंपल निकाल लो, 5.8 वोल्ट आ जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देख सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन खुद कहना, हाँ भैया मिले थे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो सबको पता होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1/μ0ε0 का मात्रक बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यार पूछ लिया जाता है, और एकदम आसान है। देखो कैसे, सिंपल आपको ये चीज़ याद रखना है। आपको याद रखना है 1/√μ0ε0, ये जो है इसकी वैल्यू आपको C याद रखनी है। ध्यान से समझो, इसका जब मात्रक पूछा जाए तो आप ये याद रखना, 1/√μ0ε0 का मान होता है C के बराबर। C क्या है, C होती प्रकाश की चाल, C होती प्रकाश की चाल। ठीक है, और प्रकाश की चाल जो होती है, ये कि इसका मात्रक होता है, इसका जो पूरा मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका पूरा मान होता है। जब आपका C का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो दूसरा ऑप्शन सही। बस इतना याद रखना, 1/√μ0ε0 की वैल्यू C के इक्वल होती है। C है प्रकाश की चाल, जिसका मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसका मान बताओ। देखो जैसा कि शायद नीचे वाले क्वेश्चन पे है भी आपका, ये देखो ये लिखा है ना, μ0ε0 की पावर -1/2। ये जो लिखा है μ0ε0 की पावर -1/2, इसका मान बताओ। तो ये जो लिखा हुआ है इसे आपको यही समझना है। देखो 1/√μ0ε0, देख लो यही चीज़ है ये। ठीक है, जो ऊपर कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। देखो क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हो, μ0ε0 की पावर यहाँ पे 1/2 लिखोगे, जब ऊपर ले जाओगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ है। अब इसका आपको मान बताना है। तो देखो जैसे C का मान आपको बताया क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया सेंटीमीटर में, तो अगर इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही वो लगा दो, तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम आसान सा था, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा बताइए। ठीक है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर तक क्वेश्चन हो गए, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको भी याद कर लेना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बात आती है आगे, देखो और एक चीज़ जान लो, इसका फॉर्मूला एम इक्वल टू होता है I × A। ठीक है, I होता है धारा जिसका मात्रक एम्पियर और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसी तरह से होता है। ठीक है, एम है चुंबकीय आघूर्ण, एम इक्वल टू I × A, जहाँ I धारा A क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग वी वेक्टर से समान गतिमान आवेश q के कण 1 पर लगने वाला बल F वेक्टर किसके बराबर होता है। पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, वेग v है, गतिमान आवेश q है, के कारण जो आपका बल होगा वो क्या होगा। तो बल का फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा, और आप इसे ऐसे लिख सकते हो F = Q और कोश में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये जो sin थीटा इसी के कारण लगा है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा तीसरा, Q कोश में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर क्या होगा, बल F। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नतिकोण बताओ। तो जब आपका क्षैतिज घटक जो आपका H होगा वो किसके बराबर होगा, V के। ठीक है, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होंगे, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा = V/H, और V की जगह भी आप क्या रखोगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो V की जगह अगर H रख दो तो H/H आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1। जब tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो 1 किसका मान होता है, tan 45 का। ठीक है, 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो यहाँ पे आपका थीटा बराबर 45 आया, दूसरा ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे किया, समझ लो। H = V के, H का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल मतलब आपका क्षैतिज घटक, V का मतलब वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक। जब दोनों बराबर तो H = V, फार्मूला होता है tan थीटा = V/H। V की जगह आपका क्या हो जाएगा, आप इसकी जगह मतलब दोनों वैल्यू बराबर तो आप एक दूसरे की जगह रख सकते हो। तो हमने जो V था इसकी जगह H रख दिया, तो H/H, H से H कैंसिल, बचा 1, तो tan थीटा बराबर 1, तो यहाँ से 1 tan 45 का मान, तो थीटा बराबर 45, आपका दूसरा ऑप्शन सही। अगला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन है भैया, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लेंज के नियम द्वारा चलता है। किसके नियम द्वारा, लेंज के नियम द्वारा चलता है। अगला प्रश्न आता है, 1/r की विमा होगी जहां ठीक है, L/R की विमा क्या होगी, जहां L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है, तो उसकी विमा केवल होती T। ठीक है, उसकी बीमा क्या होती है, केवल टी होती है। L/R की बीमा टी होती है, और जब L/R की बीमा टी है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0T। M0 का मतलब वैसे भी कुछ नहीं क्योंकि जीरो लगा है, L0 का मतलब वैसे भी कुछ नहीं, बचेगा केवल टी, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। ठीक है, आपको याद रखना है L/R की बीमा टी होती है। फिर है प्रेरकत्व L का मात्रक बताओ भैया। प्रेरकत्व L का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेरकत्व L का जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेकेंड। क्या होता है मात्रक, ओम सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। एलसी परिपथ की आवृत्ति 1/2 पाई और अंडर रूट में 1/LC। ऑप्शन भी देख लो कैसे कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। देखो पहला ऑप्शन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही ऑप्शन आपको पहचानना होगा तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। आवृत्ति क्या होती है भैया, आवृत्ति होती है आपकी 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, देख लो क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया 1/2 पाई रूट में LC, लेकिन 1/LC होगा, रूट में 1/LC। यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन है। 22 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो वो है आपकी बीटा किरणें। बीटा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बल्कि आपकी गामा किरणें भी आपकी क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और रक्त किरणें भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है और एक्स किरणें भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन बीटा किरणें नहीं है। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? वो होती है त्वरित आवेश द्वारा। ठीक है, मतलब कहा गया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? ठीक है, तो वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, या आप सीधा सीधा क्वेश्चन समझ सकते हो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश के द्वारा। ठीक है, त्वरित आवेश के द्वारा। देखो जितने क्वेश्चन भैया हमने सिलेक्टेड लिए हैं कि आपके पेपर में कल आ जाए, ठीक है, इस हिसाब से ढूंढ के लिए हैं। फिर प्रश्न है, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। देखो पढ़ो प्रश्न, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होती है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। तो फॉर्मूला लगा देना, C = E0 बटे में B0, जहाँ C प्रकाश की चाल जिसका मात्रक 3, जिसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸। देखो इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखो आपसे पूछा गया, आपको चुंबकीय क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 की मान दिया गया 5 वोल्ट। E0 का मान 5 वोल्ट है, आपसे कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 बताओ। तो फॉर्मूला होता है C = E0 बटा B0। ठीक है, जहाँ E0 वैद्युत क्षेत्र का आयाम, B0 चुंबकीय क्षेत्र का। C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। E0 है 5, B0 का मान निकालना है, निकाल लो भैया। B0 को उधर भेज दो, B0 = 5 बटे में ये आपका ये जो वैल्यू नीचे आ जाएगी 3 × 10⁸। सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो। देखो B0 = 3 का भाग दो, 3 × 1 = 3 बचा 2, 3 × 6 = 18 बचा 2, वही 1.667 कर सकते हो। ठीक है, कितना आ रहा है? 1.67। ठीक है, और ये 10⁸ ऊपर चला जाएगा, 10⁻−8। और इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। यह टेस्ला भी होता है और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो 1.67 × 10⁻8 टेस्ला दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके मात्रक भी याद रखने, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, टेस्ला भी होता है, और कौन सा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अगला है वैद्युतशीलता ε0 तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा? वो होगा 1/√μ0 ε0। ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। ठीक है, और इसका मात्रक पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड, जैसा कि अभी आपको बताया था, क्योंकि ये C के मान के बराबर होता है, इसलिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। अगला लास्ट प्रश्न, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है? गामा तरंगे। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे जो है भैया वो गामा तरंगे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे गामा तरंगे हैं। तो ये थे भैया 30 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार इस समय पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये करा दिए क्योंकि ये आपके प्रश्न पेपर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको तैयार जरूर करना है। ठीक है, तो यार आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और जो वीडियो और है आपकी इंपॉर्टेंट उनको भी जाके देखो, क्योंकि आपकी तैयारी कल की मस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।